रीजनिंग खत्म हो गई? खत्म हो जाएगी? चलो मुबारक है। हाँ हाँ, मैं पढ़ा दूंगा। वो डिसीजन मेकिंग कुछ, आपको एथिकल बिहेवियर चेक करेंगे वो। कहाँ तक किया तुमने? लाइफ ऑफ अ प्लेनेट, लाइफ ऑफ अ स्टार। ठीक है। हेडिंग दो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें लिख लो। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इन 8 प्लैनेट्स में से 4 प्लैनेट्स जो हैं वो क्या हैं? टेरिस्ट्रियल। और 4 प्लैनेट्स क्या हैं? जोवियन, मतलब गैसियस। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है? टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मतलब यहाँ पे सॉलिड सरफेस है। यहाँ पे जाओगे तो खड़े हो सकते हो आप। ठीक है, सॉलिड सरफेस है। और जो ये वाले बाकी प्लैनेट्स हैं, इसके बाद कौन कौन से आगे? हाँ, मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये क्या हैं? दीज आर जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, इनमें से भी जो जुपिटर और सैटर्न हैं ये गैसियस हैं, और जो यूरेनस और नेपच्यून है ये कैसे हैं? आइसी, मतलब इसके ऊपर सिर्फ आइस है। हैं? बहुत ग्रेविटी है। हाँ, नहीं आइस पे तो खड़े हो जाओगे। ठीक है, ये वाला जो जुपिटर और जो यूरेनस है ये ज्यादा गैसियस ही है। ठीक है, अर्थ के कितने सैटेलाइट्स हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स एक। मून है ना? तो एक नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स के? मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, फिर जुपिटर के? जुपिटर के कितने? 67। ठीक है, सैटर्न के? 62। यूरेनस के? 27। ठीक है, और नेपट्यून के? 12। 12 नहीं, 14 है। ठीक है, तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से प्लेनेट के हैं? कौन से प्लेनेट के हैं? जुपिटर के।
ठीक है, क्या बोल रहे हो? कौन कौन से हैं? देख लेना कौन कौन से हैं यार। सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट सैटेलाइट? हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो किसका नाम है, गैनीमेड। और ये किसका है? जुपिटर का। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ये है टाइटन। और ये किसका है? सैटर्न का। ठीक है, मार्स के भी बता देता हूँ, रुक जाओ। फोबोस और डेइमोस, दो हैं, फोबोस एंड डेइमोस। ठीक है, टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेना, रिजिड सरफेस। ना। ठीक है, अच्छा, इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके आसपास ना रिंग्स हैं, और कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें कोई रिंग्स नहीं है। ठीक है, जैसे जो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं आपके ये चारों, इनमें कोई रिंग्स नहीं है। जो बाकी ये जोवियन प्लैनेट्स हैं इन सब में रिंग्स मिलती हैं हमें देखने को। ठीक है, जो गैसियस और आइसी प्लैनेट्स हैं। तो लिख लो, जुपिटर हैव वन रिंग। जुपिटर में कितनी रिंग्स हैं? एक। एक नोट में लिख लो ऐसे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव नो रिंग्स। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव नो रिंग्स। ठीक है, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स में कोई रिंग्स नहीं है। उसके बाद लिखो, वेयर एज ऑल द जोवियन प्लैनेट्स हैव रिंग्स। इसी में टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव नो रिंग्स, वेयर एज ऑल द जोवियन प्लैनेट्स हैव रिंग्स। वेयर एज ऑल द जोवियन प्लैनेट्स हैव रिंग्स।
ठीक है, उसके बाद लिखो जुपिटर है वन रिंग, जुपिटर की एक रिंग है। सैटर्न है सेवन रिंग्स, सैटर्न की कितनी है? 7 है, 7 रिंग्स। उसके बाद लिखो यूरेनस हैज 13 रिंग्स, यूरेनस हैज 13 रिंग्स। ठीक है, नेपटून के भी हैं 6 रिंग्स, नेपटून के भी लिख लो 6 रिंग्स। ठीक है, अच्छा अगर हम अपने सोलर सिस्टम की डायग्राम बनाए, मान लो यहां पे अगर सन है, ठीक है, तो सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। अच्छा, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? ये क्या है? यहां पे बहुत सारे क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, फिर है जुपिटर, तो ये क्या है? एस्ट्रॉइडल बेल्ट। ठीक है, फिर जुपिटर के बाद सैटर्न, देन यूरेनस, और फिर नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून के इधर यहां पे फिर से क्या है? एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, टीएनओस। ठीक है, ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अभी बताऊंगा प्लूटो के बारे में भी। इसी को हम क्या भी बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूपर बेल्ट। अच्छा, प्लूटो पहले प्लेनेट हुआ करता था, ठीक है, वो कहीं यहां पे था, यूरेनस के बाद, इसके नेपच्यून के बाद, बट अब उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट, जो क्यूपर बेल्ट में है। ठीक है, अब उसको हम प्लेनेट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते अब उसको प्लेनेट? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अ, कोई भी चीज को प्लेनेट बोलने के लिए हम, नासा ने एक डेफिनेशन रखी थी, ठीक है। उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होगी, अगर वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उसको हम प्लैनेट बोलेंगे। सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, कि जिस ऑर्बिट में अभी घूम रही है उसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्लैनेट है। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो खुद किसी का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे मून भी तो सन के अराउंड घूम ही रहा है, पर मून खुद क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। तो इसीलिए मून को हम प्लेनेट नहीं बोल सकते, उसको सैटेलाइट बोलेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी। तीसरी कंडीशन थी कि उसमें इतना मास होना चाहिए कि उसकी शेप सर्कुलर हो। ठीक है, उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी शेप कैसे हो जाए? सर्कुलर शेप हो। ये 3 कंडीशंस थी, तो ये तीनों कंडीशंस प्लूटो फुलफिल करता था। ठीक है, प्लूटो जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता था, ठीक है। उसके बाद उसका वो खुद किसी का सैटेलाइट नहीं था और सर्कुलर शेप में था। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करता था। अब 2006 में नासा ने प्लेनेट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया।
ये तीन कंडीशंस तो रखी, एक और नई कंडीशन ऐड की। और वो नई कंडीशन क्या थी कि कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको अपना पाथ क्लियर करना है उस पूरे रेवोल्यूशन के दौरान। क्या करना है? अपना पाथ क्लियर करना है। अपना पाथ क्लियर करने का क्या मतलब है कि उसमें इतना ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए कि जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो आसपास के जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। समझ रहे हो? अगर उसके पास से कोई एस्ट्रॉइड कॉमेट जा रहा है तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इतनी ग्रेविटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पाथ क्लियर करना। प्लूटो में ये चीज नहीं थी। ठीक है, प्लूटो जब आसपास ऐसे जाता था, प्लूटो की क्योंकि उसका साइज छोटा था तो इतनी ज्यादा ग्रेविटी उसमें नहीं थी जितनी बाकी प्लैनेट्स में है। तो इस फोर्थ कंडीशन की वजह से अब वो प्लैनेट नहीं रहा। ठीक है, पर इससे प्लूटो को कोई फर्क पड़ा? प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। प्लूटो अभी भी वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे सन के अराउंड पहले लगाता था। ठीक है, बस हमें फर्क पड़ गया है कि अब हम उसको प्लैनेट नहीं बोलते। ठीक है, प्लूटो खत्म नहीं हुआ। प्लूटो जहां पे था वैसे ही, प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लूटो मस्त है। ठीक है, इसके बाद टीएनओ के बाद यहां पे एक और जगह आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन शॉक। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन शॉक के बाद आता है आपका हीलियोपॉज। और हीलियोपॉज के बाद इधर एक बहुत बड़ा कॉमेट्स का, एस्टेरॉइड्स का ऐसे क्लाउड्स है जिसको हम बोलते हैं ऊट क्लाउड। ठीक है, आप मेरे को बताओ नासा का कोई भी मिशन कितने दूर तक गया होगा? हम्म। अच्छा, एक चीज बताता हूं, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, बाकी डिस्टेंस को भी देखेंगे। तो जैसे सन और सैटर्न के बीच में कितना डिस्टेंस है? सन से लेके, और ये है सैटर्न आपका, कितना डिस्टेंस है? 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना है? और सन और हीलियोपॉज के बीच में, ये हीलियोपॉज है ना, हीलियोपॉज और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, नासा का कोई भी मिशन सबसे ज्यादा कितनी दूर गया होगा, क्या लगता है आपको? हम्म। ये जहां पे हीलियोपॉज लिखा है ना, हीलियोपॉज तक नासा का मिशन गया हुआ है जिसका नाम है वॉयेजर 1। हाँ हाँ। ठीक है, वॉयेजर 1 स्पेस मिशन ऑफ नासा। हाँ हाँ, हीलियोपॉज और इसके बीच में। कहाँ? स्पेस वॉयेजर 1, VOYAGER। हाँ, ये सैटेलाइट है, यहां से फोटोज भेजता है ये। एक आपके लिए होमवर्क है, आपने लेटेस्ट मिशंस ऑफ इसरो स्पेस मिशंस लिख के लाने हैं कल।
ठीक है, लेटेस्ट पिछले 4-5 साल में जो बड़े न्यूज में रहे हैं। हाँ, और भी होता है। फेल्ड तो एक ही हुआ था, वो भी पास हो गया। हाँ, ठीक है। ऊट क्लाउड, OORT, ऊट क्लाउड। प्लैनेट की डेफिनेशन लिख लो, न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट, न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम 2006, न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम 2006। 6 लिखो, प्लैनेट मस्ट सेटिस्फाई 4 कंडीशंस, मस्ट सेटिस्फाई 4 कंडीशंस। फर्स्ट लिखो, 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस। फर्स्ट लिखो, इट शुड रिवॉल्व अराउंड द सन, it should revolve around the sun in a fixed orbit, around the sun in a fixed orbit। सेकंड लिखो, it should not be a satellite, it should not be a satellite, खुद कोई वो सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड ऑर्बिट, it should not be a satellite। तीसरी लिखो, it should have enough mass, it should have enough mass, it should have enough mass so as to attain almost a circular shape, so as to attain almost a circular shape। फोर्थ कंडीशन लिखो, it should have cleared its orbit, it should have cleared its orbit, cleared its orbit while revolving around the sun, while while revolving around the sun। ठीक है, समझ गए, ब्रैकेट में लिखना, प्लूटो डिस्क्वालिफाइड दिस कंडीशन, प्लूटो डिस्क्वालिफाइड दिस कंडीशन। और अब प्लूटो को हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, क्या बोलते हैं। तो अब हमने एक नई कैटेगरी बना दी है कि जो प्लैनेट की फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। एंड प्लूटो डिस्क्वालिफाइज दिस कंडीशन एंड इट इज नाउ अ ड्वार्फ प्लैनेट, एंड इट इज नाउ अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, और भी कोई ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं क्या हमारे पास। हाँ, बताओ नाम कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स के, जैसे प्लूटो हो गया, जैसे ईरिस है, जैसे मेक है।
मेक और एक और है सीरीज, CERES, CERES। ये जो सीरीज है इसको हम लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? हम्म। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हम्म। मार्स और एस्ट्रॉइड है, वो तो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में घूमते हैं एस्ट्रॉइड्स। हाँ, प्लैनेटरी रिमेन्स, जो प्लैनेट नहीं बन पाए पूरे। ठीक है, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था उस टाइम पे टकरा के टूट गए या फिर पूरा फुल प्लैनेट नहीं बन पाए, उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो एस्ट्रॉइड्स आर द प्लैनेटरी रिमेन्स, एस्ट्रॉइड्स आर द planetary remains, asteroids are the planetary remains which could not form a full planet, which could not form a full planet, हाँ, which could not form a full planet. They orbit around the sun, they orbit around the sun between Mars and Jupiter. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉइडल बेल्ट है वो कौन कौन से प्लैनेट के बीच में लाई करती है। दे ऑर्बिट अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है। हाँ, क्या आगे वाला? वो अलग है, ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या? हाँ, पूछ सकते हैं कि जैसे क्यूपिर बेल्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करती है। ठीक है। उसके बाद आपने ये तीन वर्ड सुने होंगे, मीटियोर्स, मीटियोराइड्स और मीटियोराइड्स, सुने हैं? मीटियोराइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइड्स, ये सुना ही नहीं है? क्या होते हैं ये? कौन से इनमें से वो मीटियोराइड्स? जो जलते, जो जमीन पे टकरा जाते हैं, वो कौन से हैं? मीटियोराइट्स। ठीक है, जो नहीं जलते हैं वो, और जो जल जाते हैं वो ये। ठीक बोल रहे हो आप। ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर से या फिर सोलर सिस्टम से जो भी रॉक की रेमिनेंट्स जो हैं, जो भी रॉक्स हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं, उनको हम या तो मीटियोर्स बोलते हैं या मीटियोराइट्स या फिर मीटियोराइट्स। ठीक है, जो अर्थ की तरफ आएंगे, ऐसे जो घूम रहे हैं उनको नहीं बोलेंगे, उनको कॉमेट्स बोलेंगे या फिर एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे, उनको ये नहीं बोलेंगे। जब भी वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे उनको या तो मीटियोर्स बोलेंगे या मीटियोराइट्स बोलेंगे या फिर मीटियोराइट बोलेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि ये किसकी तरफ आने चाहिए, अर्थ की तरफ आने चाहिए। फिर ये तीन अलग अलग क्यों बोल रहे हैं हम? जब कोई ऐसा रॉकी रेमिनेंट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, और अर्थ की तरफ आ रहा है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी उसने एंटर नहीं किया है, तब तक उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई रॉक है बड़ी सी, अर्थ की तरफ आ रही है, अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं की है पर अर्थ की तरफ ही आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइड बोलेंगे। अब उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर दिया, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही क्या होगा? फ्रिक्शन उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, है ना? फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? वो जलना स्टार्ट होगी। ठीक है। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं कि जो रास्ते में ही पूरी जल जाती हैं, नीचे सरफेस तक पहुंच नहीं पाती,
और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो सरफेस पे टकराती हैं, कुछ उनका भाग जो है वो धरती पे भी टकरा जाता है। जो तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? मीटियोर्स। जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचा ही नहीं, और जो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइट्स। उसको मीटियोर बोलेंगे। जो रास्ते में ही जल जाएगा, ऐश बन जाएगी इसकी। ठीक है। और जो अर्थ तक पहुंच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइट बोलेंगे। समझ में आया तीनों के बीच में डिफरेंस? हाँ, कौन बताएगा मेरे को? बताओ। हाँ, देख, सरफेस नहीं, एटमॉस्फेयर याद रखो। हाँ हाँ, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं पर अर्थ की सरफेस पे टच नहीं कर पाते, रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, ऐश बन जाती है उनकी, जल जाते हैं। ठीक है। मीटियोराइट्स वो हैं जो अर्थ पे टकरा जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मीटियोराइट्स में लिखो सबसे पहले, दे आर द रॉकी रेमिनेंट्स इन स्पेस, दे आर द रॉकी रेमिनेंट्स इन द स्पेस, मीटियोराइट्स ये वाला, बिफोर एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, they are the rocky remnants in the space as they move towards earth. रॉकी रेमिनेंट्स, रॉकी रेमिनेंट्स क्या हैं? मतलब रॉक से बने हुए। ठीक है, किसी स्टार से टूटे हुए या फिर किसी एस्टेरॉइड से टूट के ऐसे स्पेस में घूमते रहते हैं ये, है ना, फ्रीली स्पेस में घूमते रहते हैं। और फिर जब कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़े से प्लेनेट के पास पहुंचते हैं तो उसकी ग्रेविटी इनको क्या करती है? अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये उस प्लेनेट की तरफ जाते हैं फिर। ठीक है, they are the rocky remnants in the space as they move towards the earth, as they move towards the earth, they are called so before they enter the atmosphere, they are called so before they enter the atmosphere, एटमॉस्फेयर से एंटर करने से पहले उनको मीटियोराइड्स बोलेंगे, RIDES, बिफोर दे एंटर द एटमॉस्फेयर। ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद मीटियोर लिखो, दे एंटर द एटमॉस्फेयर, दे एंटर द एटमॉस्फेयर, दे एंटर द एटमॉस्फेयर बट डू नॉट रीच द ग्राउंड, बट डू नॉट रीच द ग्राउंड। क्यों नहीं पहुंच पाते? एंड टर्न इनटू मीटियोर ऐश। क्या बोलते हैं इसको? एंड टर्न इनटू मीटियोर ऐश। ठीक है, मीटियोराइट्स में लिखो, दे लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, they land on the earth's surface earth surface and many times create a catastrophic collisions, and many times create a catastrophic collision। अब जब अर्थ के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? अच्छी बात होगी, आपके सर पे टकरा दें। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफ मतलब डिजास्टर होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा मीटियोराइट है। अगर ज्यादा बड़ा मीटियोराइट होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम, छोटे छोटे मीटियोराइट होंगे तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कुलीजन, कैटास्ट्रॉफिक कुलीजन।
ठीक है। और देखो मीटेओराइट जब अर्थ के ऊपर टकराते हैं ना, तो अर्थ के ऊपर ऐसे खड्डे से बन जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, खड्डों को? क्रेटर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? क्रेटर। जैसे एक ऐसा ही क्रेटर कहां पे है? चिक्स क्लब क्रेटर है, एक बड़ा फेमस क्रेटर जो मैक्सिको में है। चिक्स क्लब क्रेटर। मैक्सिको। हाँ हाँ, तो अर्थ के ऊपर खड्डा तो बनाएंगे ना। अच्छा, उन खड्डों में अगर पानी भर जाए तो क्रेटर लेक बन जाती है। ठीक है, उस उनको क्रेटर लेक्स बोलते हैं, जो उन खड्डों में पानी भरने से लेक बनती है। समझ में आया? ठीक है। कल आपने घर से इसरो के मिशन जैसे चंद्रयान 1 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य मिशन, ठीक है, ये सब 5 6 जो इंपॉर्टेंट मिशन हैं वो घर से लिख के लाने हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च हुए हैं वो। ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में बस इतना काफी है। ठीक है, कल से हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे।